Hello everyone, I'm Irfan Habib, currently a first year MBA student from AIMS Bhubaneswar, and my NEET 2022 score was 685 with All India rank 594. Okay, so आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली चैप्टर नंबर 9 जो क्लास 11 का है दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। उस पर वैसे तो हम पहले इस चैप्टर का ब्रीफ देख लेंगे एक बार कि हाँ इस चैप्टर में कौन कौन से चीजें है लाइक जैसे आप देख सकते हो ब्रीफ में क्या क्या कि हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन, कि जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है कैसे हम उन्हें अलग करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो मेटाबोलाइट्स है व्हाट इज मेटाबोलाइट्स एंड टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स बी इट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हम डिस्कस करेंगे ना, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो चीज आता है लाइक प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड ब्रीफ में हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे एंड एंजाइम जो वाला पार्ट वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी चीजों का थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ देख लेंगे ना, आफ्टर दैट एट द एंड we'll discuss the exercise. Okay, so biomolecules. What is bio? Bio means life. So all the molecules, being it macro or micro, that is present within a living body, living organism, that is बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो क्या चीज हमें समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हम एक एनिमल टिश्यू है ना एंड उसके साथ अगर उसका अच्छे से एलिमेंटल एनालिसिस किया जाए, मतलब उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमें क्या मिलेगा लाइक कि देयर विल बी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड बाकी और भी चीजें लाइक नाइट्रोजन वगैरह एंड अदर मॉलिक्यूल्स जो बहुत मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है बट दे आर आल्सो प्रेजेंट। सो और अगर हम और एक चीज आप देखिए कि ना कि एक लिविंग और लिविंग टिश्यू लिया लाइक मान लो किसी भी प्लांट का कोई पार्ट या फिर किसी एनिमल किसी पार्ट, और उसके साथ अगर अर्थ क्रस्ट का कोई पार्ट, अर्थ क्रस्ट मतलब ये नॉन लिविंग है। सो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस आता है ना, एक डिफरेंस यहाँ पर गिवन भी है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाला अर्थ क्रस्ट वाला composition है and this is a human body, that is a living. So this is the living part, this is the non living part. So if we discuss both, अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो क्या देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से पार्ट जो ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है वो कौन सा है। अगर देखो हाइड्रोजन ज्यादा है ह्यूमन बॉडी में, देन कार्बन इज मोर, ऑक्सीजन भी ज्यादा है नाइट्रोजन। सो CHON ऑल दिस आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडीज। ओके, बट अगर वही दूसरी तरफ देखा जाए तो सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारी चीजें नॉन लिविंग में ज्यादा प्रेजेंट है ना। तो वही से डिस्कस है कि अगर हम देखें तो ऑल द एलिमेंट्स इन आपका आल्सो प्रेजेंट इन दोनों चीजें है ना, जो भी है मैंने बताया जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सिलिकॉन, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बट क्या डिपेंड करता है कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, जैसे रिलेटिव अबंडेंस है ना। अगर कार्बन हाइड्रोजन का देखा जाए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर्क से ज्यादा है। अगर हम सिलिकॉन कैल्शियम के प्रेजेंस में देखें तो वो आर्क क्रस्ट में इन कंपैरिजन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा है ना। तो ऐसा नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा डिफर करते हो, दे आर सिमिलर बट व्हाट डिफर इज कि इनमें रिलेटिव कॉम्पोजिशन डिफरेंट दिखता है कि किसी में कार्बन ज्यादा होगा किसी में कैल्शियम ज्यादा है ना। कुछ जो कॉमन कॉमन जैसे जैसे क्यों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क। जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्रेम मतलब बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है वो बेसिकली यही से बनाते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दे विल फॉर्म द प्रोटीन वाला पार्ट एंड मैक्सिमम पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आल्सो फैटी एसिड। ओके, सो this we'll find more in a living organism rather than in a non-living. Okay, how will you analyze the first part जो है कि कैसे केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करना है ना। तो इस वाला पार्ट में ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। जैसे आप मान लो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया है ना, मान लो मैंने एक वेजिटेबल लिया फिर कोई एनिमल पार्ट लाइक पीस ऑफ लीवर लिया, उसके बाद क्या करना है उसको एक ऐसे ग्राइंडर में, ठीक है, ग्राइंडर में हमने इस पीस ऑफ पेपर को जो भी था पीस ऑफ वेजिटेबल ठीक है इसे दे दिया। उसके बाद उसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये याद रखना ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड कर लिया एंड उसके बाद फिर हम इसमें मोर्टर एंड पेशल है ना, इन दोनों के मदद से इसको ग्राइंड किया जाए, कंप्लीटली ग्राइंड किया गया। ठीक है, मान लो कंप्लीट ग्राइंड करके कुछ ऐसे बना। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद हमें कुछ एक स्लरी मिला है ना, ठीक स्लरी मिला, ठीक है, आफ्टर थिक स्लरी। अब इस स्लरी को क्या करना है,
we will pass it through चीज क्लोथ, मान लो कोई चीज क्लोथ या फिर कॉटन, इससे पास करवाया। अगर इसमें से पास करा जाएगा तो क्या होगा कि हमें दो पार्ट मिलेगा, है ना। एक तो जिसके ऊपर रह जाएगा, है ना, and one part will pass through it, so there will be the filtrate. So there will be a part that which will be filtrate, and there will be one part which will be non-filtrate. Obviously, so जो filtrate वाला part इसका मतलब क्या है कि वो एसिड में soluble हो गया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड था उसमें soluble हो गया, इसलिए वो part filtrate होकर नीचे चला गया, है ना। तो that is the acid soluble pool, and जो वाला part ऊपर रह गया जो insoluble है, that is insoluble pool or the retentive, है ना। तो filtrate part को हम क्या कह सकते हैं, filtrate part is also can be called as द एसिड सॉल्युबल पूल, एंड द रिटेंटेड जो रहेगा उसको हम कह सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। ओके, अब ये समझना इम्पोर्टेंटली कि कौन सा इन जो ऑर्गेनिज्म, ये जो एलिमेंट्स मैंने बताया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कौन कहाँ प्रेजेंट कर रहा है, या फिर प्रोटीन, है ना। अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, कौन सा रिटेंटेड में जा रहा है, कौन सा फिल्ट्रेट में। अगर वो फिल्ट्रेट में जा रहा है दैट मीन इट इज सॉल्युबल इन एसिड। अगर वो रिटेंटेड, अगर फिल्ट्रेट में जा रहा है दैट मीन इट इज एसिड सॉल्युबल। अगर वो रिटेंटेड में रह जाता है, वो उस कॉटन या चीज को ऐसे पास नहीं कर पा रहा है, दैट इज मीन इट इज एसिड इनसॉल्युबल, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने आइसोलेट किया एंड प्यूरिफाई किया। ओके, एंड उसके बाद डेफिनेशन दिया गया बायोमोलिक्यूल्स का। अगर आप देखोगे, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट इज फाउंड इन लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बट फिर क्या डिफरेंस करते हैं, जैसे एक मैंने बताया वाटर क्रिस्टल वाला, जो अभी मैंने बताया कि ग्राइंड करो, ग्राइंड करके हमें तो पूल मिलता है, लेकिन और भी कुछ प्रोसीड्यूर्स होते हैं, राइट। वन मेथड इज, आप क्या करो, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू ले लिया आपने, मान लो लिवर लिया या फिर कुछ भी पत्ते वत्ते ले लिया, ठीक है, लीफ और लिवर कुछ भी पार्ट ले लिया। तो उसका अगर हम वजन करते हैं ना, अगर आप मान लो किसी उसको मेजर कर रहे हो उसका वेट, तो जो आता है वो हमें कहते हैं वेट, क्योंकि इसमें पानी भी प्रेजेंट है ना। अब इसमें सिर्फ इसका सिर्फ ये जो उसका जो कॉम्पोजिशन है उसका मेजर ही नहीं हो रहा, उसके साथ उसमें जो पानी प्रेजेंट है वो भी मेजर हो रहा है। लेकिन अगर हम उसी पार्ट को ड्राई करते हैं, तो ड्राई करने के बाद उसमें पानी निकल जाएगा, तो अभी जो पार्ट रहेगा दैट इज द ड्राई वेट, एंड दैट इज कंप्लीटली वो जो कॉम्पोजिशन है उसका वजन है, राइट। सो ऑल द वाटर इवापोरेट करने के बाद मटेरियल जब वेट में कैसा कहते जाता है ड्राई वेट। ओके, अब मान लो किसी टिश्यू को आपने कंप्लीटली जला दिया, है ना। मान लो मैंने एक पत्ता लिया, पत्ता को लेके उसको जला दिया, तो इसमें अगर जला दिया तो इसमें CO2 निकल गया बर्न होके, है ना, एंड इसमें से H2O भी निकल गया, वाटर वेपर। तो अभी जो रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऐश, छाई, है ना आप लोग। तो वो जो ऐश रहता है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, उसमें देखो CO2 तो निकल गया, NH2 भी निकल गया, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें इनऑर्गेनिक सारे मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक जो होते हैं, राइट। इनऑर्गेनिक कंपोजिशन जो इसका है, ओके। एंड लाइक हाइड्रोजन मिलेगा आपको, है ना। ऑक्सीजन सब कुछ नहीं गया, कार्बन वाला पार्ट कंप्लीटली चला गया, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, कार्बन, ये सब चीजें इनऑर्गेनिक पार्ट, लाइक क्लोरीन आपको मिलेगा। ओके, एंड क्लोरीन के साथ साथ क्या मिलेगा, कैल्शियम, है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो एलिमेंटल जो एकदम इनऑर्गेनिक पार्ट है ना। ऑर्गेनिक जैसे कार्बन के साथ जो बाइंड करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन वो सब एवोपोरेट कर गया, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, दिस विल बी प्रेजेंट। ओके, एंड आप अगर इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बताओ कि इनमें से अगर मैं इसको फिर वो चीज क्लोथ या कॉटन से पास कराऊं, तो जो पास कर जाएगा दैट इज एसिड सॉल्युबल पूल, राइट। तो एसिड सॉल्युबल पूल में कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, दे आर सल्फेट, फॉस्फेट। ओके, तो अगर आप एलिमेंटल एनालिसिस किसी एलिमेंटल कॉम्पोजिशन का करें, है ना, बीट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, जो भी कर रहे हैं, उससे हमें एक आइडिया चला आता है कि हाँ कौन कौन से ऑर्गेनिक है, कौन कौन से इनऑर्गेनिक है, एंड वो उनमें से भी कौन कौन सॉल्युबल है, कौन कौन से इनसॉल्युबल है। तो अगर एक ओवरऑल आप व्यू देखो ना, तो आपको ये दिखेगा कि एक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट क्या क्या होंगे, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम है, वाटर है, कंपाउंड है। कंपाउंड में भी इन क्लोराइड फॉर्म, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट, सल्फेट। ओके, अनदर थिंग इज, जैसे मतलब एलिमेंट के फॉर्मेट में मैं आपको बताऊं कि आप बताओ एलिमेंट क्या क्या, तो आप बताओगे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही सब। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री बताओ कि इसमें क्या, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप्स मिलेंगे। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, इसमें आपको एल्डिहाइड दिखेगा CHO के फॉर्मेट में, इसमें आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखेगा, ठीक है, तो आपको एल्डिहाइड दिखेगा, एसिड दिखेगा, कीटोन दिखेगा आपको, कीटोन फॉर्मेट में कीटोन दिखेगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको दिखेंगे, फेनॉल वगैरह, ठीक है। तो अगर आप
केमिस्ट्री के व्यू को देखो तो आप बोलोगे कि नहीं, ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है, कुछ एल्डिहाइड ग्रुप है, कुछ कीटोन ग्रुप है, कुछ एसिड ग्रुप है, कुछ एरोमेटिक है, कुछ एलिफेटिक है ना। लेकिन वही अगर एक बायोलॉजिस्ट देखे, अगर है ना, मान लो एक बायोलॉजिस्ट को बोला आप एनालाइज करो, तो वो क्या बोलेगा, इसमें कुछ पार्ट प्रोटीन है, कुछ पार्ट कार्बोहाइड्रेट है, कुछ पार्ट लिपिड है। तो देखो, एक चीज जो एक बायोलॉजिस्ट के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड है, वही अगर एक केमिस्ट्री अगर एक केमिस्ट देखता है, तो केमिस्ट बोलता है कि नहीं, इसमें फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट, लाइक कुछ एल्डिहाइड्स मॉलिक्यूल है, कुछ एसिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, कुछ एमिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कुछ एलिफेटिक है, कुछ एरोमेटिक है ना। क्योंकि उसके लिए प्रोटीन्स क्या आएंगे, एमिन। अगर उसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट बताओगे तो वो तो बोलेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, राइट, सिमिलर। एंड अगर आप एलिमेंटल बेसिस पे चले जाओगे तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो बोलेगा नहीं, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, कैल्शियम, फिर कुछ सल्फेट वगैरह, क्लोराइड वगैरह, ये सब मिल रहा है उसको, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से व्यू से देखते हो उसको, है ना। जो भी किसी एलिमेंटल एलिमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं एलिमेंटल बेसिस पे देखूंगा तो आपको ये सब चीजें मिलेंगे। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे देखूंगा तो आपको ये सब एल्डिहाइड वगैरह ये सब मिलेंगे। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं अगर बायोलॉजिस्ट के बेसिस ग्रुप जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, इस बेसिस पे डिपेंड करोगे तो आपको अलग अलग मिलेगा, राइट। लेकिन चीजें अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिशन सबका सेम है, ओके। बायोलॉजिकल कैसे हम अमीनो एसिड बोलेंगे उसको, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस बोलेंगे, फिर फैटी एसिड बोलेंगे। आप फैटी एसिड बोल रहे हो, वो बोलेगा नहीं ये तो सोडियम का मुझे एक सोडियम का एसिड दिख रहा है, मतलब सॉल्ट दिख रहा है ना। तो डिफर करते हैं आप कौन से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना, उसके बेसिस पे डिफर करते हैं, ओके। चलो, तो अभी बेसिक यहाँ पर एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अमीनो एसिड क्या है, मुझे बताओ। अमीनो एसिड इसके नाम से पता चलता है, अमीनो एसिड, राइट। तो उसमें क्या होगा, एक अमाइन ग्रुप होगा एंड एक एसिड ग्रुप होगा। व्हाट डज इट मीन? अमाइन ग्रुप मतलब यही NH2, एसिड ग्रुप मतलब CH। तो मतलब एक मान लो मॉलिक्यूल है, एक कार्बन है, उसी पे NH2, उसी पे आपको सी डबल एक ही सेम मॉलिक्यूल पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एमिनो ग्रुप भी आपको दिख रहा है, का एसिड ग्रुप भी दिख रहा है, तो इसको नाम एमिनो ग्रुप। अब ये दोनों अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर सेम कार्बन में अटैच है, दैट इज अल्फा कार्बन, मान लो इसके बेसिस पे अल्फा कार्बन है और सेम अल्फा पे एमिनो ग्रुप भी अटैच है, सो दिस विल बी अ अल्फा एमिनो एसिड। अगर ऐसा हुआ कि सी डबल एच अटैच्ड है, उसके बगल वाला बीटा कार्बन पे अगर NH2 अटैच होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बीटा एमिनो एसिड। बीटा एमिनो एसिड प्रेजेंस है, जैसे बीटा लिविनोइक एसिड, है ना, एंड अदर्स आल्सो, एंड बीटा एस्पार्टेट भी दिखता है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि सी डबल एच के गामा पोजीशन में प्रेजेंट है, अगर गामा पोजीशन में NH2 अटैच होता है तो गामा, गामा एमिनो एसिड के एग्जांपल बताओ, गाबा, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, ओके। तो वही बताया गया, अगर वो सेम कार्बन में दोनों सब्स्टिट्यूट अटैच है, सो दैट विल बी अल्फा कार्बन, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड। हम लोग जो बेसिक डिस्कस करते हैं, जो 20 कॉमन बेसिक अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन को फॉर्म करता है ना, वो सब के सब अल्फा अमीनो एसिड ही है ना। अब देखो, हाँ भाई, तो एक कार्बन में एक तो कॉन्स्टिट्यूट कर लिया एक एसिड ग्रुप ने, एक अमीनो ग्रुप ने, और एक रहेगा हाइड्रोजन, और बाकी जो एक वैलेंसी रहता है, ये वैलेंसी ऑक्यूपाई करता है कोई एक वेरिएबल ग्रुप जिसको हम आर से डिजाइन करते हैं, ठीक है। दिस आर कैन बी बेस्ड ऑन आर, अगर एलिफेटिक हुआ तो हम बोलेंगे एलिफेटिक टाइप का अमीनो एसिड है, एरोमेटिक है तो हम बोलते हैं एरोमेटिक टाइप का है। इसमें अगर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग, इसमें अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, इसमें अगर uh, इसमें अगर एसिड ग्रुप अटैच हो गया तो हम बोलते हैं कि एसिडिक। इसमें अगर बेस बेसिक टाइप का मॉलिक्यूल अगर लाइक NH2 वगैरह जुड़ गया, अगर मान लो और एक सी डबल एच आ गया, तो ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया ना, तो एसिडिक अमीनो एसिड। अगर इसमें NH2 जुड़ गया तो ये क्या बोलते हैं, बेसिक अमीनो एसिड, है ना। तो बेस्ड ऑन के आर ग्रुप कौन सा है उसके बेसिस पे बहुत सारे अमीनो एसिड बन सकते हैं। एंड जितने भी अमीनो एसिड्स है, ऐसा नहीं कि हर अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं वो हमारे लिए यूजफुल है। सो जो आपको प्रोटीन बनाता है या फिर प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूट देखोगे तो जो अमीनो एसिड आपको दिखेंगे, है ना, वो सिर्फ 20 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब ये सारे 20 में आपको आर डिफरेंट दिखेगा, किसी में आर एच होगा, किसी में आर सल्फर ग्रुप होगा, किसी में आर मैंने बताया एसिडिक ग्रुप हो सकता है, किसी में बेसिक ग्रुप हो सकता है, तो डिफर करता है, राइट। अब अगर ये आर ग्रुप हाइड्रोजन हो गया तो इसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। अगर आर ग्रुप मिथाइल है तो हम इसको कहते हैं एलानिन।
अब देखोगे यहाँ पर गिवन भी है, ये देखो, अगर इस आर की जगह एच है तो इसको बोले ग्लाइसिन, अगर मिथाइल ग्रुप है तो एलानिन, अगर यहाँ पर मिथाइल के जगह एक अल्कोहल मतलब ओएच ग्रुप अटैच होगा तो इसको बोलते हैं सेरीन। और एक चीज समझो कि ये जो अमीनो एसिड है ना, इसके अमीनो एसिड के आप अगर स्ट्रक्चर को बेसिक ध्यान से देखोगे तो इसमें एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। सो इट्स वेरी पॉसिबल कि यहाँ क्योंकि एसिड ग्रुप है हाइड्रोजन टेंडेंसी, इसका टेंडेंसी हाइड्रोजन छोड़ने का, एंड इसका टेंडेंसी है इसे हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे, राइट। ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन मोस्ट प्रोबब्ली इसको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा कुछ इस तरीके से बना रहता है कि सीराबोलो माइनस एंड NH3 प्लस। तो एक ही मॉलिक्यूल में अगर आप देखो, एक ही मॉलिक्यूल में आपको प्लस भी दिख रहा है माइनस भी दिख रहा है ना। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को, इस टाइप का कॉन्फॉर्मेशन हम क्या कहते हैं, जुइटर आयन, राइट। जुइटर आयनिक फॉर्म क्या कहते हैं, जुइटर आयनिक फॉर्म। देखो ये जुइटर आयनिक फॉर्म है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जुइटर आयनिक, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जुइटर आयनिक कॉन्फॉर्मेशन। अब देखो, अगर मान लो ये जो आर वाला पार्ट था, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर ये एसिडिक होगा तो ये एसिडिक टाइप के अमीनो एसिड होंगे लाइक ग्लूटामिक एसिड, बेसिक हो तो बेसिक टाइप के लाइक लाइसिन, अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल टाइप के लाइक वैलिन, ओके। और अगर अमीनो एसिड मान लो उसमें एरोमेटिक, इसे मैंने बता दिया एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो ये सब एग्जांपल में पूछते हैं कि कौन सा बताओ इसमें से कौन सा एरोमेटिक है। एरोमेटिक तीन है, टायरोसिन, फिनाइलैनिन एंड ट्रिप्टोफैन। कौन सा वाला एसिडिक है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। कौन सा बेसिक है, लाइसिन, अर्जिनिन, ओके। न्यूट्रल लगे वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये सब, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अमीनो एसिड अगर आप देखो, ये मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन में ड्यूटेरिक फॉर्मेट में रहता है, ड्यूटेरिक फॉर्मेट में रहता है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके से रहता है, कैसे, C+O- एंड NH3 प्लस, राइट। बट व्हाट हैपन कि कभी मान लो इसको अगर मैं एक एसिडिक एनवायरनमेंट देता हूँ तो H+ कौन एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा ना। देखो, तो ये क्या हो गया, ये देखो ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, बेसिक टाइप के। लेकिन अगर मैं इसी को एक बेसिक मीडियम है, लाइक एक बेसिक मीडियम है वहां पर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, वहां पर ये H+ लूज करेगा, H+ लूज करेगा तो कैसे देखेगा, NH2CH ये देखो एनायनिक फॉर्मेट, तो ये इसका एनायनिक फॉर्मेट है, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। ये देखो इसमें कैटायन दिख रहा है, तो ये कैटायनिक फॉर्मेट में, कौन से पीएच में, एसिडिक पीएच में। तो देखो अमीनो एसिड डिपेंड करता है कि वो कौन से पीएच में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर वो नॉर्मल पीएच में प्रेजेंट है ना, जो उसका एक पीएच होता है जिस पीएच में उसका जितने सारे कैटायनिक फॉर्म उतने एनायनिक फॉर्मेट में है, जितना प्लस उतने माइनस है, तो दैट विल बी ज्यूटेरॉन इन ज्यूटेरॉनिक पीएच, ओके। एंड इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम मतलब लेस, ज्यूटेरॉन से कम पीएच में ये क्या होगा, कैटायनिक फॉर्मेट में प्रेजेंट है। एंड अगर ज्यूटेरॉन से ज्यादा पीएच में है मतलब इन बेसिक मीडियम, इट विल बी इन एनायनिक फॉर्मेट, ओके। तो एक ट्रिक भी आता है इस तरह से कि HIL, हिल पर आज कैटरीना आई है, ऐसा ट्रिक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे हाई पीएच पे एनायनिक फॉर्मेट मिल रहा है, इंटरमीडिएट पीएच में ज्यूटर आयनिक फॉर्मेट में दिखता है, ठीक है। एंड लो पीएच में दैट इज मींस इन एसिडिक मीडियम इट विल बी इन कैटायनिक, ओके। तो और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रोटीन के हमने क्या क्या देखा, प्रोटीन के हमने देखा कि इसमें स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ एक एमिनो ग्रुप है, तो बेस्ड ऑन दिस ग्रुप्स है ना, इसके अलग अलग पीएच में इसके स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन दिखता है ना। कभी ये कैटायनिक फॉर्मेट में दिखता है, कभी एनायनिक फॉर्मेट में दिखता है, कभी कैटायन और एनायन दोनों फॉर्मेट में दिखता है, ज्यूटर आयनिक फॉर्मेट। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ज्यूटर आयनिक फॉर्मेट। ज्यूटर आयनिक फॉर्मेट एक फॉर्मेट है जिसमें जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था एसिड ग्रुप का वो बेसिक में
मतलब एमिनो ग्रुप में ट्रांसफर हुआ तो उसकी वजह से इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लस प्रेजेंट एमिनो एसिड। सो अगर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो आप अगर इसको किसी इलेक्ट्रोड में रख दोगे, ना ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना ही नेगेटिव की तरफ, तो ये मूव नहीं करेगा किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरह, राइट। सो दैट पीएच इज कॉल्ड ड्यूटर। उस पीएच को हम कहते हैं, उस अमीनो एसिड के लिए ड्यूटेरानिक पीएच। ओके, एंड वो जो फॉर्मेट दैट इज ड्यूटेरानिक फॉर्मेट। ओके, दैट्स बेसिक अबाउट प्रोटीन के स्ट्रक्चर का हमने देख लिया। ओके, अब अगर लिपिड के बारे में आपको बताऊं, तो व्हाट आर लिपिड, एक बेसिक आइडिया देख लो। सो लिपिड्स आर बेसिकली वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, आज इसका स्ट्रक्चर देखो। इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना एक आर ग्रुप से अटैच है, आर ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आर ग्रुप मिथाइल हो सकता है, आर ग्रुप इथाइल हो सकता है, एंड ये एक से लेकर 19 कार्बन तक कुछ भी हो सकता है। 16 कार्बन का भी हो सकता है, 17 कार्बन का भी हो सकता है। जैसे अगर आप पामेटिक एसिड देखोगे उसमें 16 कार्बन प्रेजेंट है, एराकिडनिक एसिड देखोगे उसमें 20 कार्बन इंक्लूडेड है, राइट। कभी कभी क्या होगा, ये जो चेन होगा लॉन्ग चेन, कार्बन का लॉन्ग चेन है, कभी इसमें आपको कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा, सिर्फ सिंगल चेन, ये सैचुरेटेड टाइप का है। कभी कभी आपको उसमें डबल बॉन्ड दिखेगा, कभी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, तो वो अनसैचुरेटेड टाइप के हो गए। ठीक है, वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड। ओके, एंड और एक सिंपल लिपिड होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन देखा है आपने केमिस्ट्री अगर आपको आता है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, कुछ इस तरीके का। ठीक है, सो ये है ग्लिसरॉल। आप इनके स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हो, ये रहा ग्लिसरॉल, ये रहा एक 16 कार्बन का पैमिटिक एसिड। ठीक है, ओके, ये भी एक सिंपल टाइप का लिपिड है, ये एक फैटी एसिड है। ओके, एंड फैटी एसिड के और भी टाइप्स होते हैं। अब मान लो इस हाइड्रोजन के जगह मैंने इस OH ग्रुप में से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी एक, मान लो एक फैटी एसिड ऐसा कुछ जुड़ गया इस अल्कोहल से, तो तब तक ये ट्राइग्लिसराइड टाइप का बनाएगा। मान लो इसमें ये वाला पार्ट, अगर एक जुड़ता तो मैं इसको कहता मोनोग्लिसराइड, दो जुड़ता तो कहता डाइग्लिसराइड, तीन जुड़ते तो मैं इसका ट्राइग्लिसराइड। ओके, दिस R1 R2 R3 ऑल दिस आर फैटी एसिड्स। ओके, आप देखो ना, R COOH, उसके साथ OHCH2, यहाँ से पानी निकाल दो, पानी निकाल दिया तो क्या बना, RCOCH2 CHOH CH2, बन गया ना मोनोग्लिसराइड। और एक फैटी से लेकर और एक को मूव कर देगा, और एक फैटी से और एक पानी निकल के जॉइन कर देगा, ऐसे ऐसे। तो इनमें क्या बनता है, ऐसे ट्राइग्लिसराइड। दिस आर आल्सो अंडर लिपिड। अब लिपिड के कुछ और भी फॉर्मेट होंगे। अगर मान लो लिपिड ये मॉलिक्यूल था लेकिन इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है, तो इसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड। एक फॉस्फोलिपिड का बहुत ही फेमस एग्जांपल है लेसिथिन। क्यों फॉस्फोलिपिड, आप याद करो सेल वाले एक घटना में पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज फॉस्फोलिपिड, एंड उसके साथ और एक चीज भी था दैट इज कोलेस्ट्रॉल। दिस आर ऑल लिपिड्स। अब लिपिड के दो टाइप्स होते हैं। ओके, वन इज फैट, वन इज ऑयल। आप बताओ इन दोनों में डिफरेंस, खुद से याद करो यार। ऑयल क्या होता है, लिक्विड टाइप का, राइट। फैट थोड़ा लिक्विड टाइप का नहीं है। एंड अगर ये लिक्विड टाइप का है दैट मींस इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या, इसके मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ओके, यही कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं फैट एंड ऑयल्स के बारे में। देखो, these are called fat and oil based on their melting points. Oil have a lower melting point, इसलिए वो oil है भाई जल्दी कर गए, पिघल गए, cleanly oil, and fat have higher melting point. Okay, कुछ और भी लिपिड्स हैं जिनमें phosphorus group attached होते हैं, so they are phospholipids present in cell membrane. Lecithin is one example. Okay, that's all. Some tissues will have lipids with more structure. Okay, so आपने पढ़ा था लिपिड के जो सॉरी न्यूरॉन को सराउंड कौन करता है, बताओ। श्वान सेल किसमें सराउंड करता है, न्यूरल टिश्यू में, जो इंसुलेटर की तरह काम करता था, जिसमें मायलिन, राइट। तो ये जो स्फिंगो मायलिन वगैरह है, ये सब भी क्या ही है, ये सब भी फैट, फैट के अंदर मतलब लिपिड के अंदर ही आता है। ओके, एंड
कुछ और भी डिफरेंट टाइप के आपको कार्बन रिंग दिखेगा। एंड दिस कार्बन रिंग्स आर हेट्रोसाइक्लिक, है ना। ऐसा कोई सिर्फ कार्बन से नहीं बना होगा, आप जब कहीं कहीं नाइट्रोजन भी है, कहीं कहीं ऑक्सीजन भी है, तो कुछ हेट्रोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड आपको दिखेंगे, है ना। एंड दिस आर नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, एडेनिन, एडेनिन, अब दो टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। ओके, वन इज प्यूरिन, वन इज प्यूरिमिडिन। प्यूरिन मतलब प्योर, प्योर, प्योर कहता है आग बहुत प्योर होता है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो आग, एडेनिन, गुआनिन, these are purines, pyrimidine, thymine and cytosine, ओके। एंड आल्सो यूरासिल। अब क्या होता है कि साइटोसिन दोनों में प्रेजेंट, लेकिन थायमिन और यूरासिल वेरी करते हैं, है ना। शायद डीएनए में प्रेजेंट होगा, आरएनए में क्या यूरासिल प्रेजेंट है और डीएनए में थायमिन प्रेजेंट है, ठीक है। थायमिन, 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 ओके। एंड अगर इसी न्यूक्लिक एसिड के साथ एक, इस न्यूक्लिक एसिड के साथ अगर मान लो ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, उसके साथ मान लो, मैं मानता हूँ एडेनिन है, ठीक है। ये एडेनिन जाके इस राइबोस शुगर से जुड़ गया, देखो राइबोस शुगर है, इसके साइड में एडेनिन जुड़ गया, ठीक है। तो एडेनिन राइबोस शुगर से जाके जुड़ जाता है, तो शुगर से अगर जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्रेजेंट है इसमें, नाइट्रोजन बेस के साथ, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। एंड न्यूक्लियोटाइड मतलब टाइड से आप कर सकते हैं तीन चीजें हैं इसमें। तीन क्या क्या होगा इसके साथ, नाइट्रोजन बेस तो था ही, उसके साथ शुगर भी था न्यूक्लियोसाइड, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है, ठीक है। सो इफ यू अटैच फॉस्फेट ग्रुप आल्सो विद इट, देन इट विल फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स। अब एडेनिन से न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं एडिनोसिन, इसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप है तो एडिनाइलिक एसिड। बताओ फिर, गुआनिन, गुआनोसिन, गुआनाइलिक एसिड, थाइमिन, थाइमिडीन, थाइमिडिलिक एसिड, ठीक है, यूरिडीन, यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है। ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड भी बनते हैं। ओके, सो दिस आर कंपोनेंट ऑफ डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बेसिक आइडिया आपको बताया। तो हमारा पहला पार्ट हो गया, दैट इज हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, कैसे डिफरेंट टाइप के केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। वैसे मैंने बताया ना कि एलिमेंटल बेसिस पर अगर आप देखोगे तो आपको ऑर्गेनिक चीजें दिखेगा, इनऑर्गेनिक चीजें दिखेगा। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आपको फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे। मैंने बताया प्रोटीन है, आपको क्या इसमें क्या बताओ, एमिनो ग्रुप है, एसिड ग्रुप है। लेकिन वही अगर बायोलॉजी के सब देखो तो आपको मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, देयर आर प्रोटीन्स, देयर आर लिपिड्स, देयर आर न्यूक्लिक एसिड। हमने सब कुछ का थोड़ा बेसिक बेसिक आइडिया लिया है, राइट। नाउ अब एक चीज समझो, व्हाट इज मेटाबोलाइट्स। ये वाला पार्ट यार थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कोशिश करना। ये जो पार्ट है ना, इससे सवाल बहुत आने के चांसेस होते हैं, मतलब 5 स्टेप देख के रखो इससे, ठीक है। आप विद इन 2 3 इयर्स दिस क्वेश्चन मिले, आप अगर प्रीवियस के पेपर उठा के देखोगे बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये मैच द कॉलम्स में आ ही जाता है, ठीक, किसी न किसी तरह से, ठीक है। तो व्हाट आर मेटाबोलाइट्स, आप बताओ। मेटाबोलाइट्स आर, किसी भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखोगे तो उसमें बहुत से बायोमोलिक्यूल्स आपको दिखेंगे, है ना। अब कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है जो आपको यहाँ दिखाते हैं, हाँ, इस कॉलम में, है ना। आपको ये दिखा था इसमें, क्या प्रोटीन है, कोलेस्टेरॉल है, देयर आर प्रोटीन, देयर आर लिपिड्स, देयर आर अमीनो एसिड, देयर लिपिड में उसमें कुछ ऑयल दिख रहा है आपको, सॉरी उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, फॉस्फोलिपिड वगैरह दिख रहा है। तो दिस आर ऑल प्राइमरी, कि हाँ इनके बगैर जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, कुछ फंक्शन वगैरह वो नहीं कर सकते। सर तो बेसिक, एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए इन सारे कंपाउंड की जरूरत है, इन सारे बायोमोलिक्यूल की जरूरत है। दिस आर प्राइमरी मेटाबॉलिज्म व्हिच आर वेरी एसेंशियल टू फॉर दैट लिविंग, जो उसको लिविंग रहने के लिए जो एसेंशियल फंक्शंस है ना, बीट मेटाबॉलिज्म, बीट एक्साइटेबिलिटी, लोकोमोटिव, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट, रेस्पिरेशन वगैरह, ठीक है, ऑल सा प्राइमरी। बट कुछ और चीजें होंगे, अगर आप बहुत से प्लांट फंगल को देखो, कुछ और भी कंपाउंड है अदर देन दिस प्राइमरी, है ना। जैसे आपको रबर दिख रहा होगा, आपको कुछ ऑयल्स वगैरह दिखते हैं, एंटीबायोटिक्स, कुछ कलर पिगमेंट्स वगैरह, सेंट, काम, स्पाइस, आपको जो मिलता है ना प्लांट से। अगर आप किसी भी प्लांट को उठाओगे, आपको उसमें कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनसे आपको रबर मिलेगा, कुछ में से आपको गम्स मिल रहा है ना, कुछ में से आपको सेंट मिलेंगे, कुछ में से आपको कलर पिगमेंट्स वगैरह मिलेगा, स्पेशल ऑयल्स मिलते हैं, एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, सो दिस आर नॉट
नॉट वेरी मच एसेंशियल क्या इनके बगैर वो प्लांट जिंदा ही नहीं रह पाएगा, नहीं, बल्कि उस प्लांट के जो फंक्शंस है वो प्लांट अपनी लिविंग के लिए कुछ जो फंक्शंस करते हैं उसके कुछ प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो, जिनको हम यूज करते हैं अपने हेल्थ के लिए। तो वही डेफिनेशन अगर आप देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइड फंक्शंस एंड दे प्ले अ रोल इन देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी क्या है भाई, अगर है सेकेंडरी आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनका ऐसा कोई यूजफुल फंक्शन तो है नहीं, लेकिन ये सब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए ह्यूमन वेलफेयर में यूज हो सकता है ना। these are byproducts of their physiological functions, है ना, be it rubber, be it pigments, alkaloids। तो ये जो बॉक्स है आप याद करना कि कौन कौन से पिगमेंट्स है, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन्स, अल्कोहल कौन सा है, मॉर्फिन, कोड, ये वाला पार्ट थोड़ा आप जितना बार पॉसिबल है इस बॉक्स को रिवाइज करो, आप इसमें फ्लो चार्ट बना के स्टडी डब्ल्यू को चिपका दो जहां भी करो, लेकिन एक्सेप्टेंस को रिवाइज करना, क्योंकि पूछ लेंगे आपको कि रिसिन क्या है, ऑप्शन आएगा टॉक्सिन, लेक्टिन, ड्रग, टर्पिनॉइड, बताना है आपको। तो अगर याद नहीं हुआ ना तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, जैसे रबर, गाम, सेलुलोस, ये आप पॉलीमर वाले चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो ये याद हो जाता है कि यहाँ पॉलीमर इसमें आता है। बेनलस्टिन, कुर्क्यूमिन, ये ड्रग में यूज होते हैं। कॉनकनावलिन, इसिन, लेक्टिन, अबड़ीन, रिसिन, इन वाले हैं तो ये टॉक्सिन्स में आ रहा है। ठीक है, ग्रास ऑयल तो बोल ही रहा है मैं ऑयल हूँ, तो एसेंशियल ऑयल में आ रहा है। टारपीन, देखो नाम में टारपीन है तो टारपीनॉइड्स में आएगा। मॉर्फिन, कोडेन याद रखना, ये एइन वाले जो होते हैं, आई एन ई, देखो आई एन ई वाले किस में आ रहे हैं, अल्कालॉइड्स। ऐसे करके आप कुछ भी ट्रिक्स बना के निमोनिक्स करके उसको याद करना बस, है ना। तो इसमें से एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा रटने वाला पार्ट है तो देख लेना। ओके, आफ्टर दैट अगर मैं आपको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बताऊं तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन आएगा, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमने एक बार बेसिक स्ट्रक्चर देखा था उसको, नहीं हमने स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड देखा था, राइट। अभी एमिनो एसिड बहुत सारे मिलकर जब प्रोटीन बनाएगा हम उसको देखेंगे। ठीक है, एंड एट द एंड एक इंपॉर्टेंट टाइप का प्रोटीन दैट्स एंजाइम। इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर है तो वो एंजाइम, उसको डिस्कस करने के बाद हम इसे समझेंगे। ओके, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, अब किन्हें बायोमैक्रोस को अगर मैंने बताया कि आपने फिल्ट्रेट किया, इसमें से कुछ पार्ट आपका फिल्ट्रेट में गया था, कुछ पार्ट आपका फिल्ट्रेट में गया था एंड कुछ पार्ट आपके ऊपर ही रह गए, है ना। जिससे हमने कहा था फिल्ट्रेट जो पास कर गया था इस कॉटन में से एंड कुछ रह गया था से रिटर्न। ओके, अब जो फिल्ट्रेट वाला पार्ट है दैट्स सॉल्युबल पूल में आता है ये वाला, एंड जो ऊपर रह जाता है दैट्स जो है वो है एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, अब अगर हमने सारे एसिड सॉल्युबल पूल जिनका था इनको हमने अच्छे से एनालाइज किया तो हमने देखा इनका मॉलिक्यूलर वेट किसी का लगभग 18 से 800 डाल्टन के बीच में आ रहा है। ओके, जो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन था इसमें हमें कुछ मॉलिक्यूल्स ही मिल रहे थे, चार टाइप के मॉलिक्यूल्स ही मिल रहे थे। वो कौन कौन से थे, दे आर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड एंड, बट एक हमें ना कंफ्यूजिंग टाइप का चीज देखा कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट इस रेंज में वेरी करता है, दैट इज 18 to 800, बट इट इज प्रेजेंट इन द एसिड इंसॉल्युबल। अब पूछेगा हाउ, तो उससे पहले हमने देखा कि हाँ जो मॉलिक्यूल्स एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ रहे हैं, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट जिनका 1000 डाल्टन से कम है, वो छोटे मॉलिक्यूल्स है ना। तो वो उन्हें हम क्या बोले, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन मिला, बेसिकली जो मिले प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एक्सेप्ट लिपिड, बाकी तीनों का अगर देखें तो बाकी तीनों का मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन था, एंड दिस आर फाउंड इन द एसिड insoluble part, so that are biomolecules। नाउ एसिड insoluble फ्रैक्शन में लिपिड के अलावा बाकी जो चीजें थे बाकी सारे के सारे पॉलीमर्स से अंदर आ रहे हैं, राइट। नाउ एक चीज समझो कि फिर एक कंफ्यूजन रह गया कि लिपिड क्यों नहीं, लिपिड वाला जो पार्ट है ना, ये अगर देखोगे इसके स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है, बट दिस आर प्रेजेंट इन द एसिड insoluble पार्ट। क्यों, क्योंकि ना ये जो लिपिड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, लेकिन ये सब ना ऐसे अरेंज होते हैं, लिपिड वगैरह ऐसे अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन में, अगर आप स्ट्रक्चर ये सेल में एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, ठीक है, ऐसा एक लिपिड का अगर इंडिविजुअल वेट देखो तो आपको कम ही दिखता है,
लेकिन वो सब ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन बना दिया ना, तो ऐसे बड़े बड़े मेम्ब्रेन के फॉर्मेट में। तो अगर जब हम इन टिश्यूज को ग्राइंड करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, तो ये मेम्ब्रेन वगैरह ये भी टूट जाते हैं, ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन भी टूट गया, ऐसे छोटे छोटे। अभी जो टुकड़े टुकड़े हो गए ना, ये लोग क्या करते हैं, ये वेसिकल्स बना लेंगे, छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेंगे, छोटे छोटे वेसिकल्स। अब अगर ये वेसिकल होगा तो ये वाटर इंसॉल्युबल बन, एसिड इंसॉल्युबल बन जाता है। तो इसीलिए ये वाला पार्ट हमको एसिड इंसॉल्युबल पूल में दिखता है। ओके, सो दैट्स व्हाई लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोअवेलेबल। ये वाला पार्ट है एसेशन विवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोअवेलेबल, इसमें से कुछ भी एक्सप्लेनेशन देखो, डिस्क्राइब करेंगे, आपको दिया जाएगा फिर एसेशन ट्रू डिजाइन ट्रू, ठीक है ना, जिस करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ऐसे सॉल्युबल पूल में आपको क्या क्या दिखेगा, मेनली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशंस वगैरह ही दिखेंगे आपको, है ना। साइटो जो ऑर्गेनेल्स वगैरह साइटोप्लाज्म थे, है ना? और हमने जब सारे लिविंग टिश्यू को एक ओवरऑल समरी किया तो हमें दिखा कि ये भी पार्ट कभी कभी पूछ लेते हैं। इसका मैं आपको नहीं बता सकूंगा। एक किसी भी सेलुलर मास को, किसी भी सेल का ले लो, तो सेल का जो 70% है ना, ये 70%, 70 to 90% दिस इज वाटर। ओके, अब आपको पता ही है कि हाँ, जल ही मतलब वाटर इज द लाइफ, है ना। तो वाटर मैक्सिमम पार्ट होगा, ऑब्वियसली ह्यूमन आल्सो, हमारा ह्यूमन बॉडी में देखोगे 60% वाटर, लाइक द सेल में भी 70 to 90% वाटर। अब प्रोटीन देखो, प्रोटीन तब 10 से लेकर 15 तक, ठीक है, 10 to 15। कार्बोहाइड्रेट सी, ए बी सी तीन आता है ना, तीन। फिर लिपिड दो, फिर आयन एक, तीन दो एक हो गया। क्या हुआ, वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हुआ, लिपिड हुआ, आयरन हुआ, और एक रह गया न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छह सात, एक दो तीन चार पाँच, 5 to 7। यार ऐसा करके एक्ट होता है ना यार, अभी आपको लगा कि बहुत मैं सिली चीज बोल रहा हूँ, लेकिन थ्रू दैट टाइम आप जितने बार इसको पढ़ते हो ना, तो चीजें ऐसे ही याद होते हैं, है ना। आप खुद से भरोगे, आपको शायद कोई और निमोनिक होगा, लेकिन चीजें ऐसे याद होते हैं। बार बार पढ़ते पढ़ते हम चीजों को इजी करने के लिए, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए उनके लिए निमोनिक ढूंढते हैं, उनके ट्रिक, है ना। तो इससे क्या होता है, चीजें याद भी रहता है, इंटरेस्टिंग वे में आते हैं। ओके, तो दिस आर द मोस्ट अबंडेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हैं इसमें सबसे अबंडेंट क्या है, वाटर, 70 to 90%। आफ्टर दैट कौन आ रहा है, प्रोटीन, है ना। चलो, ओके, सो व्हाट आर प्रोटीन्स बताओ। हम प्रोटीन्स और प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस। ओके, हमने अमीनो एसिड पढ़ा था, अमीनो ग्रुप है ना, एसिड ग्रुप पे सब, ठीक है। अब बहुत सारे अमीनो ग्रुप्स अगर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या बोल रहा हूँ ये भी समझो। दैट इज, ये मान लो एक अमीनो ग्रुप है R1, फिर ये और एक अमीनो ग्रुप है R2। अब इन दोनों में, ये दोनों किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। आप देखो ऐसे, NH, HCO, OH। तो ये जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में, दैट इज COOH, CH, R1, NH, CO, ये जो बॉन्ड है ना, NHCO का, इस बॉन्ड को ही हमने नाम दिया दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। इज इट क्लियर। तो बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते 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 क्या बनाते हैं, लीनियर चेन बनाएंगे ऐसे। यही जो लीनियर चेन है ना, पॉलीपेप्टाइड, दैट इज प्रोटीन। ओके, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। कौन से एमिनो एसिड, मुझे 20 टाइप के एमिनो एसिड हमको दिखा था, ठीक है। सो अब अगर देखोगे ना, तो सारे टाइप एमिनो एसिड एक टाइप के नहीं होंगे। आप देखोगे एक प्रोटीन आपको डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड मिल रहा है, तो अगर डिफरेंट टाइप के इसका यूनिट, अगर मोनोमर यूनिट डिफरेंट है, तो वो पॉलीमर किस टाइप का हो सकता है, हेटेरोपॉलीमर। अब किसी किसी पॉलीमर में आपको सेम टाइप के भी दिखेंगे, ऐसा नहीं होता। मैक्स सारे के सारे प्रोटीन है उनमें, हमें डिफरेंट अमीनो एसिड दिखता है। ओके, सो दैट्स व्हाई प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर एंड इट इज नॉट ऑनोबल। ये वाला पार्ट यार याद रखना।
बहुत बार पूछे जाते हैं कि प्रोटीन इज अ होमो और हेटेरो, और लोगों को लगता है अमीनो एसिड से ही तो बनते हैं, तो होमो नहीं, अलग अलग अमीनो एसिड है ना, डिफरेंट अमीनो एसिड्स, दैट्स व्हाई इट इज अ हेटेरो पॉलीमर। ओके, उसके बाद ये कुछ ऐसे फंक्शंस बोला गया है कि जो प्रोटीन हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी जिन प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं कर पाता है, ठीक है। सो अगर मैं मान लो आपके पास कोई प्रोटीन आप नहीं बना पा रहे हो, तो आपके लिए वो एसेंशियल हो गया ना कि आपको उसे बाहर से लेना पड़ेगा डाइटरी प्रोटीन से, ठीक है। सो दैट दिस विल बी एसेंशियल अमीनो एसिड, एंड जो ऑलरेडी आपके बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, दिस नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड की आप एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। एसेंशियल अमीनो एसिड ट्रिक होते हैं टीबी, मेल, पाथ, लेटर बी फॉर वेलिन, एम फॉर, नहीं इस टी से थ्रियोनिन मत याद करो, इस टी से याद करो ट्रिप्टोफैन, इस वेलिन, एम फॉर मेथियोनिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, हो गया ना आइसोल्यूसिन लाइसिन। फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनता है, इसलिए टायरोसिन इज नॉट एसेंशियल। ओके, ए फॉर एलानिन, टी फॉर थ्रियोनाइन, ये देखो नाइन्थ पोजीशन में आ रहा है तो थ्रियोनाइन, एंड एच फॉर दिस आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इनके अलावा अगर आप देखो कहीं कहीं ये जो आर्जिनिन, ए फॉर आर्जिनिन एंड आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन ना, कहीं कहीं आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन को बोला जाए दे आर सेमी एसेंशियल। व्हाई दीज आर कॉल्ड सेमी एसेंशियल? कहीं कहीं ना ये लोग इन्फंट में एसेंशियल होते हैं, इन्फंट में ये सिंथेसाइज नहीं होता है, लेकिन इन अ न्यू, इन अ एडल्ट दिस सिंथेसाइज। सो बट एनसीईआरटी यार इन्हें काउंट करता है। आप अगर केमिस्ट्री के एनसीईआरटी देखोगे तो आपके लिए यही बेटर होगा कि आप याद करो कि 10 ही एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो 10 कौन कौन से, टीबी मिल्क पाथ होता है, ठीक है। टी फॉर बताओ, टी फॉर ट्रिप्टोफान, वैलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलैनिन, अर्जिनिन, थ्रियोनिन, नाइन्थ पोजीशन में थ्रियोनिन, 9 थ्रियोनाइन है ना, ऐसे एस टी। ओके, क्लियर। चलो, प्रोटीन के फंक्शंस आपको फूड वगैरह में मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक एंटीबायोटिक्स वगैरह है ना, कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स भी होंगे, एंजाइम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो, most abundant protein in animal, that is collagen. What is collagen? Collagen is cellular substance, सेल के जो मैट्रिक्स में मिलता है ना वो कोलाजेनिक होता है। तो कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल एंड इन प्लांट इट इज रूबिस्को। व्हाट इज रूबिस्को, बताओ जरा। ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ओके, रूबिस्को मिल जाए, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म राइबोलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसके पास दोनों फंक्शन है, कार्बोक्सिलेज फंक्शन भी है, ऑक्सीजन फंक्शन भी है। आप डिस्कस करोगे तो अगर मैं बोलूं कि प्लांट में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, रूबिस्को, एनिमल में क्या मिलेगा, कोलाजन, बट रूबिस्को कोलाजन से ज्यादा होगा, इसलिए ओवरऑल अगर बायोस्फीयर में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा रूबिस्को, ठीक है। होल बायोस्फीयर रूबिस्को, इन प्लांट रूबिस्को, इन एनिमल कोलाजन। चलो, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं। अगर ऐसे एक साथ देख लेंगे ना तो ये इजियर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया क्या है, इसमें ऐसे लीनियर हेट्रोपॉलीमर होते हैं, लेकिन आप अगर देखोगे ना तो इनमें ना आपको प्रोटीन डिफरेंट, प्रोटीन के हम स्ट्रक्चर को डिफरेंट लेवल्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन को अगर हम मान लो, मैं बोल एक इनऑर्गेनिक, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चर कैसे देखते थे, NaCl वगैरह ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मेट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बोलते हो नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में होता है। फिजिक्स में आपने देखा क्या स्ट्रक्चर 3D में होते हैं, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट में प्रोटीन को 4 लेवल पे डिस्कस करते हैं, 4 लेवल, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ, विल डिस्कस ऑल दिस। अब जो अगर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसमें क्या है, एक लीनियर पॉलीमर है, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मतलब पोजीशनल इंफॉर्मेशन, एक प्रोटीन का कौन से पोजीशन में क्या प्रेजेंट है, विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, विच इज द सेकंड, विच इज द थर्ड, ये जिस स्ट्रक्चर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक लाइन में प्रेजेंट है मान लो ऐसे,
ठीक है। इसके लेफ्ट एक एन टर्मिनल होगा जो NH2 से खत्म होगा, एंड एक सी टर्मिनल होगा जो सी कार्बोक्सिल से खत्म होगा, ठीक है, सी टर्मिनल। अब प्रोटीन थ्रेड जो है ना, ये थ्रेड मान लो ऐसे थ्रेड है पूरे स्ट्रक्चर, ये लोग ऐसे फोल्ड कर जाते कभी कभी। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं, जो साइड चेन होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और भी कुछ नॉन आयनिक अट्रैक्शन की वजह से है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह वजह से फिर वैसे हेलिक्स फॉर्मेट भी बना सकते हो, ऐसे प्लेट फॉर्मेट भी बना सकते हो, ऐसे प्लेट फॉर्मेट, ठीक है। जैसे फ्लैट प्लेट टाइप का भी बना लिया। देयर कैन बी टू टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स। और यही अगर 3D में चला गया, इनका स्ट्रक्चर हम 3D में देखते हैं, और कॉम्प्लेक्स को और इनमें इंटरेक्शन आ गया, दे विल फॉर्म अ फोल्ड टर्शियरी, एंड बहुत सारे ऐसे टर्शियरी यूनिट्स मिलके एक फंक्शनल प्रोटीन बनाता है, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये आपको दिखेगा हीमोग्लोबिन में, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर तो टर्शियरी स्ट्रक्चर तो आपको एंजाइम्स वगैरह में दिखेगा। अल्फा हेलिक्स आपने पढ़ा होगा, अल्फा कोलाजन आता है, कोलाजन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो सॉरी कोलाजन तो पीपल हेलिक्स होता है। अल्फा हेलिक्स आपको दिखेगा कुछ केराटिन वगैरह, यही सब लिखा है यहाँ पर, ठीक है, पढ़ लेना आप। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। डोंट फियर, हम एंजाइम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। फर्स्ट वी विल डिस्कस पॉलीसैकेराइड न्यूक्लिक एसिड, आफ्टर दैट ओके। चलो, पॉलीसैकेराइड्स। सो व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स? नाम ही बता रहा है, पॉलीसैकेराइड्स मतलब बहुत सारे सैकेराइड्स, मतलब बहुत सारे शुगर। शुगर क्या है? शुगर आर जो मोनोसैकेराइड, क्या बताओ मोनोसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड होता है एक एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताऊँ, ये देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ऐसे मोनोसैकेराइड्स, बहुत सारे मोनोसैकेराइड कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड जॉइंट्स, पॉलीपेप्टाइड जॉइंट, एंड दिस विल हैव अ बॉन्ड ऑफ ग्लाइकोसिडिक। लिपिड विल हैव, लिपिड में कौन सा होगा? लिपिड में होगा एस्टर टाइप के बॉन्ड, उसमें एक एसिड ग्रुप जाके एक OH से जुड़ता था, स्टेरिफिकेशन अपने बराबर, तो वो एस्टर टाइप का बॉन्ड है। एंड न्यूक्लिक एसिड में आपको दिखेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी दिखेगा, और उसके साथ साथ आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी दिखेगा, दो फॉस्फेट बिल्कुल इसमें, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लिक एसिड में। चिल्ड्रन, आप समझिए बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स। मोनोसैकेराइड क्या है? अ, इसमें अल्कोहल ग्रुप्स भी होंगे बहुत सारे, एंड एक फंक्शनल एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। इन मोनोसैकेराइड यूनिट अपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है, जुड़ के बनाएंगे एक पॉलीसैकेराइड। नाउ पॉलीसैकेराइड कैन बी, अगर सेम टाइप के मतलब सेम टाइप के ग्लूकोज 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 मिलकर बनाए, सो दिस विल बी अ होमोपॉलीमर लाइक सेलुलोज। लेकिन डिफरेंट टाइप का आपको मिले, है ना। जैसे मान लो ग्लूकोज भी है, सेम टाइप के ग्लूकोज नहीं है आपके पास, है ना। जैसे नैक नाम से न्यूरल, आपने एक हेटेरोपॉलीमर का, एक हेटेरो पॉलीसैकेराइड का आपने देखा होगा ना, कि हाइलुरोनिक एसिड है, उसमें डी ग्लूकुरोनिक एसिड भी मिलता है, एन एसिलेट ग्लूकोसामिन भी मिलता है, तो हाइलुरोनिक एसिड, दिस आर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ओके। सेलुलोज इज द होमोपॉलीसैकेराइड। स्टार्च जो प्रेजेंट होता है एनिमल प्लांट के जो फूड स्टोरेज होता है ना, वो भी एनिमल में जो होता है उसके स्टोरेज लाइक ग्लाइकोजन, ये सब पॉलीमर ही है, पॉलीसैकेराइड है। इनुलिन आल्सो इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज दैट इज इनुलिन, ओके। नाउ इन, ये देखो ये ना पॉलीसैकेराइड चेन, मान लो ये पॉलीसैकेराइड चेन है, ओके। पॉलीसैकेराइड चेन का जो राइट एंड होगा ये रिड्यूसिंग होता है, राइट एंड इज आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूस, एंड जो लेफ्ट हैंड होता है दैट इज नॉन रिड्यूसिंग, ओके। और अभी ये स्टार्च जो है ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हेलिकल स्ट्रक्चर अगर इनके बीच में जाके ऐसे आयोडीन बाइंड करता है, आयोडीन फिक्स हो जाते हैं, तो ये ना कलर शो करता है, तो दे विल शो ब्लू कलर। बट सेलुलोज जो कि ऐसा कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं बनाता, ऐसा सिंपल बनाता है, तो उसमें क्या होता है ना, सेलुलोज में कलर नहीं दे पाता। अब बताओ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में जैसे हेलिक्स स्ट्रक्चर भी है, फिर वो क्यों नहीं बनाता? वो भाई इतना ज्यादा
कॉम्प्लेक्स हेलिक्स बनाता है कि उसमें जाके आयोडीन अंदर जा ही नहीं पाते, तो उसके वजह से भी नहीं दे पाते। ठीक है, देयर कैन बी आल्सो क्वेश्चन, प्लांट के सेल फॉर्म्ड बाय सेलुलोज, एंड अदर क्वेश्चंस लाइक आर्थ्रोपोड के जो बाहर के एक्सोस्केलेटन दैट इज काइटिन, दिस इज फाउंड बाय एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल अमीनो एसिड। ओके, दिस आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड टॉकिंग अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, आपको बताया था कि नाइट्रोजन बेस, वो अगर राइबोस से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड करता है तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कैन बी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, देन इट कैन बी डाइफॉस्फेट एंड ओके। अब देखो एक चीज समझो, सॉरी एडिनाइलिक एसिड था, एडिनाइलिक एसिड जो न्यूक्लिक एसिड है ना, एडिनाइलिक एसिड था। एक आपको मोनोसैकेराइड यूनिट था, दैट इज राइबोस, monosaccharide may be ribose in case of RNA or deoxyribose in case of DNA, and a heterocyte complete that is nitrogen base may be purine और pyrimidine, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंड अगर आप इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को अच्छे से देखोगे ना, तो इसमें से एडेनिन गुआनिन ये जो है ना, ये कुछ प्यूरिन्स होते हैं, एंड प्यूरिन का अगर देखोगे प्यूरिन बाइसाइक्लिक यूनिट, एंड pyrimidine इज द मोनोसाइक्लिक यूनिट। ओके, एंड शुगर आपको कहाँ दिखेगा, इधर शुगर कौन सा मिलेगा, राइबोस और टू डैश डीऑक्सीराइबोस। टू डैश में बोला है कि राइबोस ग्रुप का दो नंबर कार्बन से ऑक्सीजन गायब, तो डीऑक्सी फ्रॉम टू डैश डीऑक्सीराइबोस। ओके, एंड दैट्स ऑल। अब डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस, वही कि जिसमें राइबोस शुगर है वो आरएनए, जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो डीएनए। ओके, दैट्स ऑल, यही बस ब्रीफ में गिवन है, तो हमने भी ब्रीफ में डिस्कस किया, ज्यादा डिटेल में आप आगे पढ़ोगे। ओके, नॉट एन इशू, बट और मेन फोकस विल बी ऑन एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स में क्या क्या देखेंगे, पहले समझो व्हाट इज एंजाइम, पहले ये समझना है, उसके बाद फिर हम देखेंगे एंजाइम क्या किस टाइप के एंजाइम केमिकल रिएक्शन में कैसे हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा हर टाइप के एंजाइम्स, एंजाइम्स को हम बोलते हैं कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। क्यों, एंजाइम केमिकल रिएक्शन को एनहांस करते हैं, तो कैसे करते हैं उसे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी कि हाँ वो कैसे करता है, एंड किस एंजाइम कैसे फंक्शन करता है, तो एंजाइम कौन कौन से फैक्टर जो एंजाइम के फंक्शंस को अफेक्ट करता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, व्हाट आर एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंजाइम मेनली प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम की तरह काम करते हैं। सर ने पढ़ा होगा राइबोजाइम्स, जो आरएनएस वगैरह था ना, these are also act as enzymes, so mostly they are protein but few nucleic acid, example of ribozyme, these are called ribozymes। जो न्यूक्लिक एसिड के एंजाइम है वो है राइबोजाइम, है ना, आरएनएस वगैरह। ओके, अब एंजाइम, एंजाइम के पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन उसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वही उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ओके, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में उसमें ऐसे क्रेविक्स टाइप के आते हैं, उसमें ऐसे पॉकेट टाइप के बनते हैं, पॉकेट जिसमें जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट वो चीज चाहता है जहां पर जाके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट फिट होता है, एंड उसको कैटलाइज करके, है ना, उस सबस्ट्रेट को उस एंजाइम कैटलाइज करके उसे एक क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब अगर ये एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन है, तो इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, क्या इस टेम्परेचर में ये अच्छे से फंक्शन करेगा। इससे ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो प्रोटीन डीनेचुरेट कर जाएगा, इससे कम टेम्परेचर दोगे तो ये एक्टिविटी नहीं होगा, है ना। सो एंजाइम हैज द, क्या बताओ, एंजाइम हैज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, लाइक कुछ एंजाइम्स के लिए वो टेम्परेचर में भी 30 डिग्री हो सकता है हमारे बॉडी के लिए। अब जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी हाई टेम्परेचर एरियाज में, लाइक हॉट विंड सल्फर स्प्रिंग्स, तो उनके लिए तो हाई टेम्परेचर 80-90 डिग्री सेल्सियस वही उसका स्टेबल टेम्परेचर है ना, तो वही इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। वो एंजाइम उसी टेम्परेचर में काम करेगा। ठीक है, उससे कम टेम्परेचर तक वो एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, चलो, नाउ वी हैव टोल्ड दैट एंजाइम्स आर बेसिकली कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बेसिकली कैटलिस्ट। कौन, अब बायोलॉजिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट है तो बायो कैटलिस्ट। बट क्यों बोला, क्योंकि आप मान लो एक एग्जांपल देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज, ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी। देखो केमिकल रिएक्शन
ये सब है। इसमें केमिकल का एक्सचेंज हो रहा है, कुछ फिजिकल रिएक्शन भी होते हैं, आइस से वाटर बनना, ये फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन में भी इनऑर्गेनिक और में भी ऑर्गेनिक, है ना। आप किसी भी रिएक्शन का हम रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, हाँ, कि एक यूनिट टाइम में कितना सारा प्रोडक्ट बना, है ना, वही आप बोलते हो। एंड उसको डिटरमाइन के लिए हम कुछ रूल्स वगैरह, आपने देखा होगा कि हाँ, रेट वगैरह चेंज होते हैं। किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो इंजन वो रेट बढ़ता है उसका, है ना। तो एक थंब रूल भी आता है कि हाँ, हर एक 10 डिग्री सेल्सियस के लिए डबल हो जाता है, डबल डबल 2x हो जाते हैं, ठीक है। और जैसा अगर 2 से 3 टाइम्स बनता है, 2 से 3 टाइम्स, दैट इज द फैक्टर, वही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, ठीक है। अब जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप ये देखो। ये जो केमिकल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, दैट इज happening in the RBC, okay, during transport of carbon from tissue to lungs। ये जो रिएक्शन है ना, अगर किसी भी एंजाइम नहीं है तो ये एंजाइम, इस रिएक्शन बहुत स्लो है, मतलब 1 घंटे में बस 200 मॉलिक्यूल ही बनेगा। इस टू सी का मतलब 1 घंटे में बस 200 बार ही ये रिएक्शन हो पा रहा है। लेकिन वही सेम रिएक्शन को अगर हमने कार्बोनिक एनहाइड्रस के प्रेजेंट में किया, तो देखा गया कि हर 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। दैट मीन्स इस एंजाइम का जो रेट है वो 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स, समझ पा रहे हो, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ गए। तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने उस रिएक्शन को फास्ट कर दिया, ठीक है। अब बहुत से एंजाइम होते हैं जो सिंगल स्टेप में बनते हैं, जैसे ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड, ये एक सिंगल स्टेप एंजाइम नहीं है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इसमें बहुत से स्टेप्स है, और हर एक स्टेप का अलग अलग एंजाइम। ओके, सो हाउ एंजाइम एक्टिंग, एंजाइम कैसे करता है, तो ये समझा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। एंजाइम क्या करता है कि मान लो ये कोई सबस्ट्रेट है, ओके, ये कोई सबस्ट्रेट। अब इस सबस्ट्रेट को एंजाइम करता ये है कि अगर नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है तो इस सबस्ट्रेट को, दो ऐसे सबस्ट्रेट आ रहे हैं, इनमें ना पहले कॉलिशन होता है, ठीक है। उस कॉलिशन की वजह से उन्हें एक एक्टिवेशन एनर्जी है जो क्रॉस करना पड़ता है। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी ये लोग क्रॉस कर जाते हैं, तो हाँ, इनमें ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनता है। एक्टिवेशन एनर्जी रीच करने के बाद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो, सबस्ट्रेट का ये पोटेंशियल एनर्जी था, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कम है, मतलब ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ये अगर मैं इसको इतना एक्टिवेशन एनर्जी तक जा पाता है, तो इसी एक्टिवेशन एनर्जी में जाने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। एंजाइम क्या करते हैं, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। मान लो ये पहाड़ है, ये आदमी अगर यहाँ तक पहुंच पाएगा तब ये नीचे जा पाएगा। लेकिन अगर मैंने इस पहाड़ का हाइट को छोटा कर दिया, तो देखो यहीं पे जाने से वो नीचे जा सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो एंजाइम वही करता है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी एक बार घट गया तो सबसे जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट बनता है, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। एंड ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ओके। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा था एक शख्स में क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला पॉइंट ट्रांजिशन पॉइंट, ये सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इन absence of enzyme, this is in the presence of enzyme, okay। चलो, what is activation energy, the difference in average energy content transition state में पहुंचने के लिए सबस्ट्रेट को जिस एनर्जी चाहिए, the difference between their energies between transition and substrate, this is the this is the activation energy। अब in the presence of enzyme, sorry, absence of enzyme, in the presence of enzyme, ठीक है। प्रेजेंस में देखो घट गया कैसे, ओके। तो एंजाइम यही करता है, एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग्स डाउन द एनर्जी बैरियर, मेकिंग ट्रांजिशन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट वेरी इजी, है ना। पहाड़ नहीं उठ पा रहा था तो एंजाइम ने क्या कहा कि पहाड़ को काट दिया, बैरियर को हटा दिया, बैरियर हटा तो जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है ना। चलो, नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो एंजाइम की मैंने बताया था ना, एंजाइम एक प्रोटीन है, उसमें पॉकेट टाइप का होता है, एक मतलब ऐसा पॉकेट है, इस पॉकेट में आके सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम था, सबस्ट्रेट था, ये दोनों मिलके पहले बनाते हैं एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईएस। अब ईएस इसमें है ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो, इसके कुछ बॉन्ड
एक्टिव साइड में क्या होता है, एंजाइम फंक्शन करता है, कैटालाइज करता है रिएक्शन को, तो कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं, एंड उससे क्या बनता है फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट इट विल रिलीज, ये प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, तो फिर से वही एंजाइम वापस एंजाइम प्रोडक्ट, और एंजाइम वापस आ गया तो इससे फिर यूज हो सकता है यहाँ पर सब्सट्रेट की तरह, सब्सट्रेट को लेने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट सब्सट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइड। फिर सब्सट्रेट उस बाइंडिंग साइड को इंड्यूस करेगा कि मुझे जगह दो, ठीक से अपना शेप चेंज करो, ठीक है, ताकि मैं फिट हो जाऊं। फिर फिट हो गया एक बार, फिर टाइटली फिट होने के बाद एक्टिव साइड में एंजाइम क्रॉस प्रॉक्सिमिटी में आने के बाद वो ब्रेक करता है केमिकल बॉन्ड्स पर, कुछ केमिकल बॉन्ड बनाते भी है, उससे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। आफ्टर दैट एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज करने के बाद फ्री हो जाता है, रेडी टू बाइंड विद अनदर सब्सट्रेट टू रिपीट द साइकिल अगेन। ओके, तो अब बताओ कि एंजाइम के फंक्शंस को कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं। पहले मैंने बताया था कि टेम्परेचर, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, पीएच अफेक्ट करेगा। कैसे, मैंने बताया कि हाँ, एक लेस टेम्परेचर होता है एंजाइम लेस एक्टिव है ना। अगर कुछ ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है ना, एंजाइम उसका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो पीएच, हाँ, पीएच क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजाइम के जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं तो उसमें एंजाइम्स में बहुत से ऐसे बॉन्ड्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड्स वगैरह, ओके। दिस बॉन्ड्स आर ना, दे आर वेरी मच व्हाट, दे वेरी मच पीएच सेंसिटिव। मतलब पीएच चेंज करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे, अगर बॉन्ड टूट गया तो स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच होता है, जिसमें उस एंजाइम का, है ना, जो उसका प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। तो अगर स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा तभी तो वो एंजाइम फंक्शनल रहेगा ना। ऑब्वियसली देयर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच इन व्हिच द एंजाइम एक्ट्स एट इट्स बेस्ट, है ना, हाईएस्ट एफिशिएंसी। अब अगर उस टेम्परेचर से कम होगा या फिर उस टेम्परेचर से ज्यादा होगा या फिर उस पीएच से कम या ज्यादा होगा तो उससे उसका स्ट्रक्चर तो अफेक्ट पड़ेगा ना। तो टेम्परेचर उस उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएच में फंक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, so there is a optimum temperature and optimum pH below which its function will be inactive because it is inactive, and higher it can be denatured. Okay, concentration of substrate, आप मान लो आपके पास बहुत से एंजाइम्स हैं, मैं मान लेता हूँ मेरे पास बहुत से एंजाइम्स, ये एंजाइम है, सॉरी, मतलब चार एंजाइम। अब मैंने एक सबस्ट्रेट दिया, रिएक्शन चल रहा है, दो दिया दो को लेने के लिए एंजाइम है, तीन को दिया तीन को लेने के लिए है, चार दिया चार को लेने के लिए भी है, पांच दिया इसको लेने के लिए एंजाइम है ही नहीं। तो एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक, ये देखो ये तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच, दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, दिस इज द ऑप्टिमम पीएच। ओके, इससे कम में भी एंजाइम की एक्टिविटी कम है, इससे इससे ज्यादा टेम्परेचर या पीएच पे भी एंजाइम की एक्टिविटी कम, यही वो टेम्परेचर या पीएच है इसमें एंजाइम की एक्टिविटी कम है। अब कॉन्सेंट्रेशन मैंने जो बताया, आपने एक दिया इसका एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा, एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन से डिपेंड हो, दो दिया बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, लेकिन एक टेम्परेचर एक कॉन्सेंट्रेशन आएगा सबस्ट्रेट का जहां पर जाने के बाद और नहीं बढ़ रहा है क्योंकि एंजाइम का, एंजाइम का तो लिमिटेड साइट ही है ना, तो दैट इज Vmax. ओके, so Vmax is the limit when there will be no further rise in activity, velocity of reaction, because there are no more free enzyme molecules to bind. Okay, अब एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो कुछ केमिकल के प्रेजेंस के वजह से भी affected होता है। अब उससे पहले एक चीज आप समझ लो, दैट इज व्हाट इज Km. Km is Michaelis-Menten constant. It is the enzyme सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम कहाँ, क्योंकि आपको शायद मैक्सिमम कभी ना मिले, जाके इन्फिनिटी में जाके Vmax आपको मिल रहा है तो वहां पर जाकर आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेजर कर सकते। लेकिन ये जो Vmax by 2 है ना,
हाफ ऑफ द रिएक्शन का वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का जो हाफ है वो आपके पार्टिकुलर टेम्परेचर पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में मिल ही जाता है। तो वो डिटरमाइन करना ज्यादा इजी होता है, इसीलिए हम लोग इसको इस कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो कभी अगर एंजाइम का एफिनिटी घट गया, मान लो सेम रिएक्शन करने के लिए ज्यादा एंजाइम चाहिए होता है, तो एफिनिटी घट जाता है ना, तो एफिनिटी बढ़ भी सकता है। माइक्लिस मेंटेन इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि कुछ कुछ केमिकल्स है जो एंजाइम से बाइंड करने की वजह से उस एंजाइम का फंक्शन बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इनहिबिशन। जो केमिकल करता है इसे इनहिबिट करता है। अब कुछ कुछ क्या होता है ना, कभी कभी मान लो एंजाइम है, अब सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, किसी इनहिबिटर ने सेम टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, इनहिबिटर ऐसा टाइप का, उसका भी जो बाइंडिंग साइड है वो सेम, तो एंजाइम को तो लगेगा सिमिलर टाइप का है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी ये जाकर बाइंड कर जाता है, ये बाइंड कर गया एक बार, फिर सबस्ट्रेट आगे बाइंड नहीं कर पा रहा। सो सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रखते हैं कुछ कुछ इनहिबिटर्स, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव, है ना। एक एग्जांपल आप देखोगे एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉलिक एसिड आता है विटामिन का बैक्टीरियल ग्रोथ में। ओके, लेकिन इन सबको मैं बताऊं, इजी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो स्टैटिन जो होता है ना, स्टैटिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से आपको कोलेस्टेरॉल कोलेस्टेरॉल फॉर्मिंग कोलेस्ट्रॉल बनाता जो है ना, कोलेस्ट्रॉल जो एंजाइम फॉर्म करता है उस एंजाइम को इनहिबिट करता है स्टैटिन। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एंड और एक एग्जांपल है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट, क्योंकि मैलोनेट के जैसा ना, मैलोनेट किससे सिमिलर करता है, सक्सिन। अब सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का प्रोडक्ट सॉरी सबस्ट्रेट है सक्सिन, सबस्ट्रेट आएगा तो ये ट्यूमरेट बना देगा, बोलर हो गया आपने, है ना, साइकिल पे साइकिल। तो इस एंजाइम में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, लेकिन मैलोनेट इससे सिमिलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सिमिलरिटी शो करता है, तो ये जाकर के सक्सिनेट डिहाइड्रोजन से बाइंड करता है, तो सक्सिनेट नहीं बाइंड कर पाता है, तो उस एंजाइम का जो एक्टिविटी हो घट जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव। ओके, अगर सिमिलर टाइप का नहीं है, वो मान लो एक्टिव साइट की जगह बाइंड कर गया, लेकिन सिमिलर टाइप का नहीं, लेकिन एक्टिव साइट में बाइंड करने के बाद उसने एक्टिव साइट ही खराब कर दिया, तो सबसे नहीं बाइंड कर पा रहे, दैट इज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, जिसमें सिस्टम का सिमिलरिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनहिबिट कर रहा है। ओके, and the last thing is classification and nomenclature of enzymes. एंजाइम्स को हमने हमने नहीं आ, एक आप, ये सब आपके शायद सिलेबस में नहीं है कि मैंने दिया था। एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर है, दिस इज डन बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUPM, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, ये इन्होंने क्या किया, एंजाइम को डिफरेंट क्लासिफाई किया, डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डिफाइन किया, तो वो किस टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज करता है। आपके लिए पूछ जाएगा कौन से बेसिस पे किया गया, तो आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेना। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस इट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। हर एक क्लास के अंदर 4 to 13 सब क्लासेस भी आता है, एंड उनको 4 डिजिट नंबर से डिफाइन। पहला नंबर क्यों दिया गया, दूसरा नंबर क्यों दिया गया, तीसरा क्यों दिया, सकते हैं आप पढ़ोगे इसे। ठीक है, हर एक क्लास क्लास फिर सब क्लास फिर ग्रुप ऐसे किए जाते हैं। ओके, सो 6 मेनली 6, okay, mainly 6 classes are there, so we'll discuss the 6 classes. First one is oxidoreductase. Oxidoreductase नाम बता है oxidose, तो वो एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो करवा रहे हैं वो ऑक्सीडोरेडक्टेस। ट्रांसफरेस, जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, कोई और एक ग्रुप, लाइक कोई अल्कोहल ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, ये सब ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफरेस। हाइड्रोलिस, जिसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है एस्टर बॉन्ड का, ईथर बॉन्ड का, पेप्टाइड बॉन्ड का, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड का, है ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम्स, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स, लिपिड को तोड़ने वाले लाइपेज वगैरह। ठीक है, इनमें क्या होगा, सीसी बॉन्ड तोड़ेंगे, या फिर CX बॉन्ड तोड़ रहे हैं, या फिर PN बॉन्ड तोड़ रहे हैं, है ना, जो बॉन्ड तोड़ते हैं तो इन्हें हाइड्रोलिस पानी की मदद से तोड़ते हैं, HNOH से जुड़ जाता है, वो बॉन्ड को तोड़ देते हैं CC। ठीक है, दिस आर हाइड्रोलिस। कुछ एंजाइम्स है जो ऐसे करके मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं एंड डबल बॉन्ड लगाते हैं उसकी जगह, दिस आर लाइएस। ओके, 4 टाइप हो गए।
एक और आइसोमर है जिसमें एंजाइम क्या करते हैं, एक आइसोमरिक फॉर्म से और एक दूसरा आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हिसाब से, बीट ऑप्टिकल और जियोमेट्रिक आइसोमरेस। अपर हो गया, आपने एटीसी में पढ़ा होगा ना, आइसोमरेस जैसे यार म्यूटेस मॉलिक्यूल्स, इस वही करते हैं म्यूटेस एंजाइम्स। ओके, एंड लास्ट इज लाइगेस। लाइगेस मतलब क्या, लाइगेट करना, दो सबस्ट्रेट को लिंक करते हैं थ्रू बॉन्डिंग टू सीओ बॉन्ड, सीएस बॉन्ड, सीएल बॉन्ड और पीओ बॉन्ड। ओके, चलो, एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंजाइम्स में ना एक या उससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, लेकिन एंजाइम में कुछ नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं जो उस एंजाइम को एक्टिव रखने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। दिस टाइप ऑफ कोफैक्टर्स मे बी प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक मतलब बहुत टाइटली पकड़ के जगह पे रहते हैं, दीज आर टाइटली बाउंड कोएंजाइम्स लूजली अटैच्ड एंड मेटल आयंस, आपने देखा होगा। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है जो टाइटली बाउंड है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे पारोक्सीलेट कैटालाइज, इन एंजाइम्स के लिए हीम मॉलिक्यूल प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कोएंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन ये उतना क्लोजली अटैच नहीं, ये लूजली अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे एनएडी, एनएडीपी, दिस आर कोएंजाइम्स। ओके, एंड मेटल आयंस तो मैंने आपको बहुत सारे जिंक मॉलिक्यूल, एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइड के लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है। फिर जो एटीपीएस मॉलिक्यूल्स वगैरह आते हैं उनमें मैग्नीशियम मॉलिक्यूल जो है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है। तो हमने ये भी देखा गया कि एंजाइम अपना कैटालिटिक एक्टिविटी खो देता है अगर कोफैक्टर नहीं रहा तो ठीक है, दैट्स व्हाई कोफैक्टर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, अगर वो, अगर देखा गया कि ये मेटा एब्सेंट है, अगर ये कोफैक्टर एब्सेंट है तो एंजाइम काम नहीं कर पा रहा, दैट मींस उस एंजाइम के फंक्शन करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वो उसका पार्ट नहीं है उस एंजाइम की, शायद वो ट्रांजिटली बाउंड नहीं है, लेकिन उसको एक्ट करने के लिए वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ ऑफ दिस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। आई होप इट्स क्लियर। हमने देखा कि कैसे उनको डिवाइड, कैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को डिफरेंट करना है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। एंड देन आफ्टर दैट हमने देखा कुछ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हमने देखा। हमने एंजाइम्स, एंजाइम्स के फंक्शन कैसे करते हैं, कौन इनिट करता है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है एंजाइम्स फंक्शंस को। ठीक है, एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज बहुत इजी यार, 10-11 क्वेश्चन है। ओके, वेरी इजी। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल, जरा नाम नाम को डिवाइड करो, अपने आप बन जाएगा। मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन होता है ना, these are biomacromolecules and these are formed by polymerization of micromolecules. सो आप इनके प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो कि आप प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो कि दिस हैव अ हायर मॉलिक्यूलर वेट, दे आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ह्यूज माइक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, एग्जांपल्स बताओ, वही जो एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिले थे हमें, प्रोटीन, देन प्रोटीन, देन पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, these are examples of molecules. What is meant by tertiary structure of protein? What does it mean? टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं बल्कि इट्स अ structure forms when the secondary coiled polypeptide। अब ऐसे देखो, आपने देखा था ना कि एक लीनियर चेन है जिसमें सिर्फ एमिनो एसिड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है, पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर। अब इन्होंने अगर हेलिकल स्ट्रक्चर बना लिया, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब यही सेकेंडरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर अगर फर्दर फोल्ड कर जाए और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाए, दे कॉइल्ड, फर्दर कॉइल्ड, एंड दे फॉर्म अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, अ कोलॉइड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो अब ये कैसे फोल्ड करते हैं, ये ऐसे फोल्ड करते हैं कि इनका जो फंक्शनल साइड ग्रुप है ना, वो आपको बाहर साइड में मिलेगा, और जो इनएक्टिव साइड ग्रुप्स है वो इन साइड में होते हैं। सो दिस
is a tertiary structure. अब ऐसे लिख सकते हैं कि tertiary structure is the further folding of secondary fluid structure, secondary helical structures of but protein. So such that their functional groups will be appear on the outer functional active sites will be appear outside and inactive groups will be inside. एंड उसके साथ आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो tertiary structure का. कहाँ गया ये वाला? दिस वन. ओके, देखा ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये फर्दर कॉइल करके tertiary structure बना. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज find and write down the structure of 10 interesting molecules and interesting is sorry, 10 small molecular molecules. Find is there any industry which manufactures like composition, find out who are the buyers. और ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं. ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट ठीक है मैं बता देता हूँ आपको. ओके, ये देखो कंपाउंड में अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्च. ठीक है, तो इसका मैन्युफैक्चर कौन है? जो स्टार्च इंडस्ट्रीज वगैरह होंगे, आप देख लेना आपके आसपास जो है. ठीक है, कौन खरीदेगा इसको? या सो क्वेश्चन इज कि फाइंड आउट 10 इंटरेस्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर बायोमोलिक्यूल्स एंड वो कौन कौन से इंडस्ट्री बनाते हैं. ओके, सो वन ऑफ देम इज स्टार्च. स्टार्च एक आप मान सकते हो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल. अब ये स्टार्च मॉलिक्यूल कहाँ मिलेगा? आपके आसपास जो स्टार्च की इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जहाँ पर स्टार्च मतलब वो सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, आप देख लो आप जिस लोकेशन से बिलोंग करते हो. एंड ये सब कौन ज्यादातर यूज किया जाता है? इनको ज्यादातर आप देखोगे इनका बायर होगा शायद वो लॉन्ड्रीज वगैरह में किया जाएंगे. एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैन ऑल्सो बाय दिस. ओके, एंड अगर बात किया जाए ग्लूकोज के बारे में, लिक्विड ग्लूकोज. सो ग्लूकोज फ्लेवर्ड जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ना, वो लोग उसके लिए यूज किया जाता है. ठीक है, एंड एंजाइम्स की अगर मैं बात करूँ, प्रोटीएज एंजाइम्स की बात करूँ मैं, प्रोटीएज एंजाइम्स, तो दीज आर यूज्ड इन रिसर्च. ओके, मैं अगर आपको पेक्टिनेज एंजाइम्स के बारे में बात करूँ, देन लाइपेज एंजाइम्स, दीज आर आल्सो यूज्ड इन लॉन्ड्री वगैरह. ओके, एंड अदर देन दिस कुछ एमाइलेज वगैरह भी आप देख सकते हो. दिस आर आल्सो बॉट बाय द रिसर्च फील्ड. ओके, सो दिस फॉर इंफॉर्मेशन आप देख लेना आपके आसपास जो इंडस्ट्री वगैरह है वो कौन से बायोमोलिक्यूल उसको यूज करते हैं. ठीक है, and the next question is find out and make a list of protein which use in therapeutic agents and find other application of protein. This is important. Okay, so if I therapeutic agent के लिए कौन कौन से यूज किया जाता है, तो सबसे पहले जो सबके दिमाग में आया होगा दैट इज यार इंसुलिन थेरापी. ये किसने नहीं सुना? जिसको भी डायबिटीज घर में डायबिटीज मेडिसिन को अगर है तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंसुलिन. ओके, एंड आपने अगर देखा होगा जो जब लेबर किया जाता है पार्चुरेशन के टाइम में, चाइल्ड बर्थ के टाइम में, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन वगैरह दिया जाता है सो दैट जल्दी इजीली चाइल्ड बर्थ हो सके, है ना. तो ऑक्सीटोसिन इज आल्सो यूज्ड एज अ थेराप्यूटिक एजेंट. देन एडीएच वगैरह जिनको डायबिटीज इंसिपिटस है, एंटी डायबिटिक हार्मोन. ओके, देन थ्रोम्बिन वगैरह, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, इनको यूज किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के लिए. ठीक है, देन आपने देखा होगा रेनिन जो हार्मोन है, ठीक है, इसको यूज किया जाता है. एंड ऑल्सो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड as a clot buster. Okay, so these are some important therapeutic agents जिनको बहुत सारे हमने देखा बहुत सारे फील्ड में यूज किया जाता है. एंड अदर देन दिस अगर कुछ और एप्लीकेशन में आपसे पूछूं सम अदर एप्लीकेशन बताओ, तो प्रोटीन्स यूज्ड एज आर्टिफिशियल एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, है ना. देन also used as dietary supplements, dietary supplements. These are used in creams, शैम्पू, है ना. वो तो कॉस्मेटिक्स में आ ही गया, कॉस्मेटिक फंक्शंस. ठीक है, दिस आर फ्यू कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड की कॉम्पोजिशन, आप अगर ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर आपने देखा तो ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर ऐसा था कि CH2 CH2O CO R1
2 CO3 है ना। सो ट्राइग्लिसरॉल, इसमें क्या क्या है, एक था ग्लिसरॉल वाला पार्ट, ग्लिसरॉल दैट इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, दैट इज ग्लिसरॉल, एंड उसके साथ फैटी एसिड्स बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, फॉर्मिंग द एस्टर बॉन्ड एंड दे आर फॉर्मिंग द ट्राइग्लिसराइड्स। ओके। अब इनमें ना जो सिंपल फैट होगा, अगर होगा सिंपल प्योर फैट जो मिलते हैं, प्योर फैट सॉरी, प्योर फैट जो होगा उनमें सारे R1 R2 आते हैं तो सिमिलर टाइप के फैटी एसिड आपको दिखेंगे, है ना, सिमिलर फैटी एसिड। लेकिन जो मिक्स्ड फैट होंगे, जो मिक्स्ड फैट है उनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट, है ना, डिसिमिलर, डिफरेंट या फिर डिसिमिलर टाइप के फैटी एसिड आपको दिखेगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट। So the next question is, can you attempt building models of biomolecule using commercially available atomic models? ये सब आप खुद से बना सकते हो घर में। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ आ जाता है एटॉमिक मॉडल्स। ओके, बॉल एंड स्टिक मॉडल्स तो आप खुद से भी बना सकते हो, स्टार बॉन्ड्स बना सकते हो आप, है ना, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना सकते हो, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एलानिन। एलानिन का फंक्शनल ग्रुप क्या था, फंक्शनल सॉरी, जो वेरिएबल ग्रुप था क्या था बताओ, आर क्या था, दैट इज मिथाइल। सो एलानिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक एमिनो ग्रुप, एक ये रहा कार्बोहाइड्रेट सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और आर की जगह होगा मिथाइल ग्रुप। So this is the structure of alanine. ठीक है, डन। नेक्स्ट इज, what are gums made of? Is फेविकॉल डिफरेंट? gums आर, गम्स कहाँ पर था आपने, पॉलीमरिक सब्सटेंस में था ये गम्स, है ना, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते थे। दिस आर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड मतलब डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स मिलके बनाते हैं, डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एसोसिएटेड विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। क्या फेविकल अलग है? हाँ, फेविकल ऑब्वियसली अलग है, बिकॉज फेविकॉल्स आर सिंथेटिक polymers. These are found by made up of synthetic polymers. Okay, so these are different. And next is, find out a qualitative test for proteins. ये आप बायोकेमिस्ट्री के जो पॉलीमर वाला चैप्टर आता है ना आपका, सॉरी बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें आप डिटेल में डिस्कस करोगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सो एक रिएक्ट टेस्ट आता है, शायद आपने अपने स्कूल वगैरह में किया भी होगा, दैट इज ब्यूरेट्स टेस्ट। Okay, Bure's test is the qualitative test for protein. In this test, what we do is qualitative, मतलब कि इससे हम जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि सैंपल में प्रोटीन है कि नहीं, है ना। एक कलर्ड रिएक्शन देता है, क्या होता है कि अगर जो सॉल्यूशन है ना वो लाइट ब्लू का होता है, ठीक है, इसमें अगर प्रोटीन है तो ये लाइट ब्लू से पर्पल कलर में चेंज होता है, दैट इज क्वालिटेटिव चेंज। ओके, एंड अगर हम यही सब टेस्ट से उस सैंपल में कितना सा प्रोटीन है, अगर हम अमाउंट को बता सकते, क्वांटिटी बता सकते थे, दैट विल बी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बट दिस इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव टेस्ट। ओके, तो क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन क्या होगा, ब्यूरेट्स टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फैट बताओ, तो फैट के लिए जो आता है दैट इज, एक टेस्ट आता है ग्रीस टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, ग्रीस टेस्ट, कहते हैं ना कि ग्रीस टेस्ट। ओके, एंड क्वालिटेटिव टेस्ट डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है क्या ग्रीस टेस्ट को? तो ग्रीस टेस्ट क्या होता है कि ये लोग ब्लू पेपर जो होते हैं ना, तो हर एक फैट अलग अलग स्टेन देते हैं यहाँ पर, तो उस टेस्ट स्टेन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें फैट प्रेजेंट है। ओके, एंड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमीनो एसिड, सो दिस विल बी नीन हाइड्रीन टेस्ट। नीन टेस्ट का तो नीन हाइड्रीन एक रिएजेंट होता है, ठीक है, उस रिएजेंट में हम देखते हैं कि अगर उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंस, तो नीन हाइड्रीन जो रिएजेंट है वो पिंक कलर या फिर पर्पल कलर या फिर ब्लू कलर में चेंज होता है, बेस्ड ऑन कौन से टाइप के अमीनो एसिड है।
ठीक है, वेस्टर्न अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू तो नील हाइड्रोजन टेस्ट है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या है कि फैट्स के लिए बताओ, क्या था बताओ। क्वालिटेटिव फॉर, हमने देख लिया, प्रोटीन्स का हो गया, फैट का हो गया, अमीनो एसिड्स का हो गया, फैट एनालिसिस एक साथ ही बताया मैंने, जो टेस्ट। ओके, टेस्ट एनी फ्रूट जूस, सलाइवा, स्वेट और यूरिन फॉर देम। तो इसके लिए आपसे कर सकते हैं ये सब टेस्ट है ना। जैसे फ्रूट जूस, आप बताओ फ्रूट जूस में क्या है? फ्रूट जूस में अगर आप ब्यूरेट टेस्ट करवाते हो फ्रूट जूस को, तो प्रोटीन टेस्ट में है नहीं, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। आप अगर फ्रूट जूस को ग्रीस टेस्ट करवाओगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा ऑयल्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है। बट सॉरी, फ्रूट जूस है, सॉरी फ्रूट है ना, तो फ्रूट में ऑयल तो आपको दिखेगा नहीं, बट इसमें प्रोटीन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ब्यूरेट टेस्ट विल बी पॉजिटिव, ग्रीस टेस्ट विल बी नेगेटिव, एंड नीहाइड्रेट टेस्ट विल आल्सो पॉजिटिव बिकॉज एमिनो एसिड तो है ही। सलाइवा के लिए करोगे, सलाइवा के लिए भी ब्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव आएगा, सॉलिबिलिटी टेस्ट एंड नीहाइड्रेट टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन जो ग्रीस टेस्ट वो नेगेटिव आएगा, राइट। एंड स्वेट के लिए अगर करोगे तो स्वेट ग्लैंड के लिए, स्वेट में प्रोटीन तो होगा नहीं, तो स्वेट में सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। एंड यू स्वेट में आपको सारे नेगेटिव नहीं, इसमें आपको ऑयल वगैरह मिल सकता है, सो दैट विल बी सॉलिबिलिटी टेस्ट आपको शायद पॉजिटिव मिल जाए इसमें। ओके, एंड यूरिन अगर आप देखोगे, यूरिन में कॉमनली यूरिन में ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे प्रोटीन वगैरह, बट ऑयल कैन बी प्रेजेंट बट मे ऑल्सो नॉट बी प्रेजेंट। सो यूरिन में आपको सॉलिबिलिटी टेस्ट वगैरह प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। वो पैथोलॉजिकल है तो उसमें मिलेगा, नॉर्मली नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मच सेलुलोज इज मेड बाय ऑल द प्लांट्स इन द बायोस्फीयर एंड कंपेयर इट विद द how much paper is manufactured by human and hence what is the consumption of plant material by manual actually, what a loss of vegetation। ये बस आपको अवेयर करने के लिए कि हम कितना ज्यादा लॉस कर रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा प्लांट वगैरह को मिसयूज कर रहे हैं, है ना, कितना वेस्ट कर रहे हैं। लाइक अगर आप देखोगे ना, तो बायोस्फीयर में 100 मिलियन सेलुलोज बन रहे हैं, और हम लोग कुछ अप्रोक्स 170, 100 बिलियन का कुछ सेलुलोज बनता है ना, हम लोग अप्रोक्स 170 बिलियन टन का ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं, कितना सा बनाने के लिए? 0.5 बिलियन टन ऑफ, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, एक बार इंफॉर्मेटिव है ना करो। इसमें क्या है कि देखो, प्लांट अगर बायोस्फीयर में देखोगे तो कुछ अप्रोक्स 100 बिलियन टन ऑफ सेलुलोज बनता है, किसमें से 170 बिलियन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्रेजेंट है, उसमें से 100 बिलियन बन रहा है सेलुलोज 170 बिलियन से। लेकिन वही सेम चीज अगर आप देखोगे, तो एक पेपर प्रोडक्शन हम जो ह्यूमन वगैरह कर रहे हैं ना, वो 0.5 बिलियन के आसपास फूड को यूज कर रहे हैं, है ना, लाइक फूड, मेडिसिन, टिम्बर, स्पाइस, ये सब चीजों में। एंड इससे कुछ अगर आप देखोगे तो 0.5 बिलियन आपको वुड यूज होता है इन पेपर इंडस्ट्रीज, कुछ 1.5 बिलियन टन यूज होते हैं फूड वगैरह के लिए, एंड 2 बिलियन यूज होता है वेरियस पर्पसेस, लाइक आपको पता है मेडिसिन वगैरह, टिम्बर वगैरह, ये सब, ठीक है। सो अगर हम सेलुलोज वगैरह को यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा टाइप के, है ना, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल घट जाएंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल घट जाएगा, सेलुलोज प्रोडक्शन नहीं होगा, सेलुलोज प्रोडक्शन नहीं होगा, बायोलॉजी में अगर मान लो जो प्रोड्यूसर है, आप वही चीज जो प्रोड्यूस करता है वो सेलुलोज वगैरह, आप उनको ही नहीं बनने दे रहे हो, उनका प्लांट चार्ज, उनका जो सेल का आउटर लाइनिंग है दैट इज सेलुलोज, अगर सेल्स बायोस्फीयर में प्रोड्यूसर ही नहीं रहेगा, तो बाकी के जो इकोसिस्टम में और भी चीजें हैं ना, जो कंज्यूमर्स रहेगा, वो तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना। सो दैट्स हाउ वी आर कंज्यूमिंग बिलियंस एंड बिलियंस टन्स ऑफ फूड एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज जस्ट टू अवेयर यू कि कितना ज्यादा मिसयूज होते हैं, जो पेपर है उन्हें रिसाइकल किया जाता है, फिर भी बहुत जगह में अभी भी न्यू न्यू प्लास्टिक काट के वो यूज कर रहे हैं, रिसाइकल नहीं करके। ओके, दिस शुड बी स्टॉप, दैट्स ऑल। ये बस एक आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए था, है ना। एंड द लास्ट थिंग, डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, पहला क्या है कि दे हैव अ हायर मॉलिक्यूलर वेट, है ना, एंड दे आर मेनली प्रोटीन्स, कुछ कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होंगे जैसे राइबोजाइम। ओके,
and their protein structure is basically secondary or tertiary structure, but the functional structure is tertiary structure. Okay, then एंजाइम किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, they just enzyme accelerate the reaction. Then they are action specific, substrate specific, substrate है ना, and they are affected by temperature, pH. They have the optimum temperature and optimum pH. Okay, and increasing the substrate concentration, first enzyme का velocity increase करता है, but after a limit it is after a maximum velocity further increase नहीं दिखेगा आपको. ठीक है, these are basic functions of enzyme हमने डिस्कस किया. ओके, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप कि आपको ये चैप्टर यूजफुल लगा हो. एंड हमने ब्रीफ में पहले डिस्कस किया व्हाट आर द various biomolecules, be it protein, polysaccharide, lipids, and after the nucleic acids also. And then we have discussed some basic questions NCERT के. इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन टाइप के थे, है ना, जो आप खुद से अपने स्कूल वगैरह में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो. rather than this, अदर जो चीजें था मैंने डिस्कस किया. ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.